नई संसद के भीतर की तस्वीरें सामने आई है। विपक्ष नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर अड़ा है, तो बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने सेंगोल से जुड़े सत्ता परिवर्तन के दावों को शिगूफा बताया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर संस्कृति और परंपरा से नफरत करने का आरोप मढ़ा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, तो कांग्रेस ने सरकार से 9 सवाल दागे हैं। बीजेपी ने मजबूत होती अर्थव्यवस्था, घटती महंगाई और बढ़ते रोजगार का दावा किया, तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने झूठे वादों और जनता की दुर्दशा पर 9 साल की इमारत खड़ी की है। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने कल दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार भी बैठक के लिए दिल्ली नहीं आ रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत भी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है, लेकिन कहा है कि कोर्ट का एनओसी सिर्फ 3 साल के लिए वैध होगा। मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और नया पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी के करीब 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। खराब सेहत को देखते हुए उन्हें 6 हफ्ते की राहत मिली है। जमानत के दौरान कोर्ट ने उन्हें दिल्ली से बाहर जाने से मना किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने मथुरा में चल रहे सभी मामलों को अपने पास मंगवाने का फैसला किया है। मंदिर की जमीन को लेकर अलग अलग कोर्ट में कुल 13 मामले चल रहे थे, जिसमें से 2 को खारिज किया जा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने 1857 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सिर्फ सदाकत खान को आरोपी बनाया गया है। सदाकत खान को मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सदाकत पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गुजरात के सूरत में दिव्य दरबार लगाया। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। बाबा के कार्यक्रम में विशालकाय गदा और अनूठी रंगोली लोगों का ध्यान खींच रही है। राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई इलाकों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। हिमाचल में भी कई जगहों पर बारिश का अलर्ट है। इस बीच मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान जताया है। 4 जून को मॉनसून केरल के तट से टकरा सकता है। साउथ कोरिया में एशियाना एयरलाइंस की फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने विमान का दरवाजा खोल दिया। फ्लाइट को लैंड होने में सिर्फ 2 मिनट ही बाकी थे। उस समय विमान 700 फीट की ऊंचाई पर था। गेट खोलने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको भारत की 2 तस्वीरें दिखाएंगे। आप एक ही देश में रहते हैं, लेकिन वहां की 2 तस्वीर। एक तस्वीर जहां सुदूर गांवों की महिलाएं पानी लाने के लिए 1 महीने में कम से कम 150 किलोमीटर पैदल चलती हैं। पानी लाना एक बड़ा संघर्ष है वहां पर। और दूसरी तस्वीर में आप एक सरकारी अधिकारी को देखेंगे जिसका मोबाइल फोन एक जलाशय में गलती से गिर गया और उसने अपने इस फोन को पानी के अंदर से निकालने के लिए इस जलाशय से 21 लाख लीटर पानी बाहर निकाल दिया। एक तरफ वो महिलाएं देखिए जो सूखे कुएं तक पहुंचने के लिए 1 महीने में कम से कम 150 किलोमीटर पैदल चलती है, और दूसरी तरफ ये जलाशय देखिए पानी से भरा हुआ है। लाखों लीटर पानी इसके अंदर है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी का क्योंकि मोबाइल इसमें से गिर गया था, इसलिए इस पानी को बाहर निकाल दिया गया। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है, जो रायपुर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। कांकेर जिले में 20 मीटर ऊंचा एक बहुत बड़ा बांध है जिसे खेरकट्टा डैम कहते हैं, और इस बांध के जलाशय में जो पानी जमा करके रखा जाता है उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। लेकिन पिछले 3 दिनों में इस जलाशय के सबसे बड़े ओवरफ्लो टैंक से 21 लाख लीटर पानी बाहर निकालकर बर्बाद कर दिया गया है, और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इस ओवरफ्लो टैंक में कांकेर जिले के एक ब्लॉक के एक फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन गिर गया था।
इस फूड इंस्पेक्टर का नाम आपको जरूर जानना चाहिए। इनका नाम है राजेश बिस्वास, जिनकी फोटो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। एकदम हीरो जैसे लगते हैं ये। और ये उस दिन छुट्टी मनाने के लिए इस जलाशय पर आए थे, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। लेकिन जिस टैंक में इस फूड इंस्पेक्टर का महंगा मोबाइल फोन गिरा, वहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। वहां कोई बड़ा सरकारी अधिकारी ही जा सकता है। लेकिन ये अपने बड़े पद का दुरुपयोग करके किसी तरह से वहां पहुंच गए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये इस टैंक के पास पहुंचकर अपने महंगे मोबाइल फोन से एक रील बना रहे थे, तभी गलती से इनका मोबाइल फोन टैंक में गिर गया। और इसके बाद ये फूड इंस्पेक्टर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले बांध के इस ओवरफ्लो टैंक को लगभग खाली करा दिया, क्योंकि उन्हें इसमें से अपना मोबाइल फोन निकालना था। जो मोबाइल फोन इस टैंक में गिरा वो लगभग 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन था। उसकी कीमत अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं आपको तो 96,000 रुपए के आसपास की कीमत है इस मोबाइल फोन की। यानी आप लगभग 1 लाख रुपए का मान लीजिए। और इस फूड इंस्पेक्टर की जो तनख्वाह है वो प्रति माह 40,000 रुपए से भी कम है। 40,000 से थोड़ी सी कम है। तो पहले तो ये देख लीजिए, सरकारी अधिकारी हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, तनख्वाह है 40,000 रुपया महीना, लेकिन मोबाइल फोन रखते हैं 1 लाख रुपए का। यानी इनके 2 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा का इनका मोबाइल फोन है। इसके पास 1 लाख रुपए का यह फोन था और इस फोन के लिए उन्होंने 21 लाख लीटर पानी इस टैंक से बाहर निकलकर बर्बाद कर दिया। इस 21 लाख लीटर पानी से 1,500 एकड़ जमीन पर फैले खेतों में सिंचाई हो सकती थी। यह पानी इतना था कि इससे लगभग 5.5 लाख लोगों की प्यास बुझ सकती थी। इस पानी को निकालने के लिए 30 हॉर्स पावर की पंपिंग मशीन्स लगाई गई और इस पर भी हजारों रुपए का खर्चा आया होगा। और पूरे 3 दिन तक जब ये मशीनें चलती रहीं, तब लाखों लीटर पानी निकालने के बाद इस फूड इंस्पेक्टर का ये महंगा फोन उसे मिल गया। लेकिन तब तक फोन भी खराब हो चुका था, क्योंकि वो पानी में पड़े पड़े खराब हो गया। सोचिए ये घटना उन किसानों के साथ कितना बड़ा मजाक है, जो इस भीषण गर्मी में सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, जिनके गांव में मौजूद कुएं अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इनमें चुल्लू भर पानी भी बचा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन गांवों की महिलाएं पानी के लिए प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलती हैं इतनी गर्मी में। ये इन महिलाओं के साथ कितना बड़ा मजाक है। दूसरी तरफ ऐसे सरकारी अफसर हैं जो अपने 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन के लिए टैंक का 21 लाख लीटर पानी बाहर निकालकर बर्बाद कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में हर 2 में से 1 महिला पानी लाने के लिए प्रतिदिन 5 किलोमीटर पैदल चलती है। यानी 1 महीने में वो 150 किलोमीटर पैदल चलती है और 1 साल में एक महिला औसतन 1800 किलोमीटर पैदल चलती है। सोचिए 1800 किलोमीटर पैदल चलती हैं एक महिला पानी लाने के लिए औसतन 1 साल में। ये पूरी दिल्ली से ये जो दूरी है, ये भारत की राजधानी दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक पैदल चलने के बराबर है। लेकिन जिस देश में महिलाएं इतनी कठिन पैदल जल यात्रा करती हैं, उस देश में इस तरह की घटना होती है। ये शर्मिंदा करने वाली बात है। फिलहाल इस फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और स्थानीय जल संसाधन विभाग के एसडीओ को भी इस मामले में एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। और इस एसडीओ से पूछा गया है कि आखिर उसने इस फूड इंस्पेक्टर को बांध का पानी निकालने की इजाजत कैसे दी, जबकि इस फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि उसके फोन में जरूरी कॉन्टैक्ट्स थे, जरूरी दस्तावेज थे और जिस 15 फीट गहरे जलाशय में उसका यह फोन गिरा वो टैंक वेस्ट वाटर से भरा हुआ था, जबकि यह सच नहीं है। यह पानी बांध के ओवरफ्लो टैंक का था, जिसमें बांध के सरप्लस पानी को जमा करके रखा जाता है। और आप खुद सोचिए, अगर यह पानी किसी काम का नहीं था तो फिर इसे पहले ही जल संसाधन विभाग ने इस टैंक से बाहर क्यों नहीं निकाला। यह पानी पहले इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि यह पानी सिंचाई के योग्य था और इस पानी का और भी अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन इस फूड इंस्पेक्टर ने इसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं। और यह घटना आज 2 और बातें बताती है।
आपको इन पर भी विचार करना चाहिए। पहली बात, इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे युवाओं को सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए होती है। आपने देखा होगा हमारे देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर यह व्यक्ति सरकारी अफसर ना होता तो क्या ये अपना मोबाइल फोन निकालने के लिए बांध का पानी इस तरह से निकाल सकता था, बर्बाद कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि ये एक बड़ा सरकारी अफसर था और इसने अपने सरकारी पद का, सरकारी ताकत का दुरुपयोग करके वो काम किया जो शायद एक बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी का सीईओ भी नहीं कर सकता था। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तो ज्यादा नहीं होती। इस कर्मचारी की तनख्वाह भी 40,000 रुपए महीने ही थी, कुछ खास नहीं थी, लेकिन ताकत बहुत होती है। शुरुआत में कई वर्षों तक एक आईएएस ऑफिसर की मासिक तनख्वाह भी लगभग 60 से 70 हजार रुपए के आसपास ही होती है और एक आईपीएस ऑफिसर की मासिक तनख्वाह भी लगभग 55 से 65 हजार के आसपास होती है। ये हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें आपके सामने लिखी हैं। ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मासिक लगभग 20,000 रुपए होती है। फूड इंस्पेक्टर की तनख्वाह जैसे हमने आपको बताया 40,000 होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हर महीने की सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए होती है, कम से कम। इसके बावजूद हमारे देश के लगभग 10 से 11 लाख युवा हर साल आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकारी नौकरियों में तनख्वाह भले ही कम है लेकिन रुतबा और फैसला लेने की ताकत बहुत ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की इसी पावर का इस अफसर ने दुरुपयोग किया। और यहां बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। लगभग 1 महीना पहले भोपाल में एक आईएएस ऑफिसर के 2 कुत्ते गायब हो गए थे, जिसके बाद उनकी तलाश में इस आईएएस ऑफिसर ने शहर की पुलिस और नगर निगम को इन कुत्तों की तलाश में लगा दिया था और शहर में उनकी सूचना देने पर इनाम की घोषणा करने वाले पोस्टर भी लगा दिए। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि हमारे देश में लोक सेवक जैसे कैसे खुद को लोगों का मालिक समझने लगते हैं। हमारे देश में जो सरकारी अधिकारी हैं वो सेवक होते हैं। हमारे देश में तो मंत्री भी सेवक होते हैं, प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन फिर भी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ज्यादातर वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। वो अपने आप को पूरे सरकारी तंत्र का मालिक समझने लगते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि सरकारी तंत्र का वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेंगे, ये उनकी निजी संपत्ति बन गई। तो ये जो ताकत है ये सिर्फ सरकारी नौकरी से ही आ सकती है, ये प्राइवेट नौकरी में नहीं आएगी। और यही कारण है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में अफसर नहीं बनना चाहते। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जिस फूड इंस्पेक्टर ने यह सब कुछ किया उसे असल में रील्स बनाने का बड़ा शौक है और वो पहले भी इस बांध के स्टोर पर इस बांध में जमा किए गए पानी में डुबकी लगाकर रील्स बना चुका है और इस सरकारी अधिकारी पर राशन कार्ड में गड़बड़ी के आरोप भी लग चुके हैं। इससे पता चलता है कि भारत में रील्स का जो सबसे ज्यादा उत्पादन आजकल हो रहा है उसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। यानी हमने आपको पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स, सबसे ज्यादा वीडियोस भारत के लोग बनाते हैं। अब उसमें क्या सरकारी अफसर हैं, क्या प्राइवेट लोग हैं, क्या छात्र हैं, हर समाज का हर वर्ग आजकल सिर्फ रील्स बनाने में लगा हुआ है। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा चूंकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। बहुत नुकसान हो गया। कैसे नुकसान होगा? जैसे पानी यहाँ नीचे से अगर बाहर निकाला गया तो डैम का जो पानी यहाँ फिर आगे और चालू हुआ है। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया, हम पूरा कितना खाली कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इन फूड इंस्पेक्टर साहब को भी रील्स बनाने का शौक था और ये वहां उस दिन भी अपनी रील्स बनाने ही के लिए ही गए थे और गलती से फोन पानी में गिर गया। और दूसरी सीख जो यहाँ से ये वो मिलती है कि हमारे देश में बहुत सारे आज
इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। बहुत सारे सरकारी अफसर बहुत जिम्मेदारी से भी काम करते हैं, बहुत अच्छा भी काम करते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे सरकारी कर्मचारी और सारे सरकारी अफसर ऐसे ही हैं, ऐसे नहीं हैं, ज्यादातर अच्छे ही हैं। लेकिन सरकारी अफसर अगर चाहे तो अपने पद का कैसे दुरुपयोग कर सकता है, सरकारी अफसरों को कैसे एक ताकत मिली हुई है और कैसे एक मानसिकता हमारे देश में चली आ रही है आजादी के बाद से ही कि सरकारी अफसर जो हैं वो असल में अपने आप को सरकारी संपत्ति का मालिक समझने लगे हैं। हमने आपका ध्यान उस तरफ आज हम लेकर गए हैं। अब आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी नए संसद भवन पर चल रहे सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़ा विश्लेषण दिखाएंगे। और इस विश्लेषण की शुरुआत हम उन तस्वीरों से आज करना चाहते हैं जो वर्ष 2014 की हैं, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर मौजूदा संसद भवन में पहली बार उन्होंने प्रवेश किया था। और तब उन्होंने इस संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसकी सीढ़ियों पर अपना माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। ये तस्वीरें आप याद कीजिए। तस्वीरें हैं 20 मई 2014 की, जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक थी। और इस बैठक में तब नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए भी काफी भावुक हो गए थे। आज पूरे 9 वर्ष बाद वही नरेंद्र मोदी 140 करोड़ के भारत को उसका पहला मेड इन इंडिया संसद भवन समर्पित करने वाले हैं। और ये लोकतंत्र का जो सफर है वो सफर इन तस्वीरों के बिना शायद अधूरा रहेगा। इसलिए 28 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी देश को नया संसद भवन समर्पित करेंगे तब आपको मौजूदा संसद भवन का ये दृश्य भी जरूर याद करना चाहिए जो 9 वर्ष पुराना है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए थे भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया। मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। ये तो पुराने संसद भवन की बात थी। अब आपको भारत के नए ब्रांड न्यू संसद भवन की पहली झलक दिखाते हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को करेंगे। और ये ऐसी तस्वीर है जिन्हें देखकर आपका सीना आज गर्व से चौड़ा हो जाएगा
और ये तस्वीरें भी आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आज देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आप खुद सोचिए, इतने भव्य संसद भवन को देखकर हमारे देश का ऐसा कौन सा नागरिक होगा जो दुखी हो जाएगा, जिसे ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन हमारे देश की राजनीति अब इतनी गंदी हो चुकी है कि नए संसद भवन को भी इससे दूषित करने की पूरी कोशिश हो रही है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इस राजनीति के लिए कुछ नेता भारत की न्यायिक व्यवस्था और अदालतों का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई थी कि वो नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले में हस्तक्षेप करे और सुनिश्चित करे कि इस भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं। और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही खारिज कर दिया। अदालत की तरफ से 4 अहम बातें इस याचिका पर कही गई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये जनहित याचिका हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसी याचिका है जिसमें किसी और का हित है, जनहित नहीं है, किसी और का हित है। सोचिए आप, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे पता है कि ये याचिका किस मंशा से दायर की गई है। तीसरा, सरकार की नीतिगत फैसलों में दखल देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और चौथी बात, अगर इस तरह की याचिका दोबारा दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगा और ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट ही क्यों किया और इस याचिका को सुनवाई के योग्य ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना, इस पर इतना समय भी सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। असल में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसे तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया गया और फिर आज इस पर सुनवाई भी हुई। हालांकि अच्छी बात है कि इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन क्यों? सुप्रीम कोर्ट को अपना समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 68,310 मामले पहले से लंबित हैं। लंबी वेटिंग लाइन लगी हुई है, लिस्ट लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल मिलाकर 34 जज हैं। यानी इस हिसाब से मौजूदा समय में अदालत के हर जज पर पहले से ही लगभग 2000 मामले लंबित हैं। और इन 68,000 मामलों में से लगभग 4,500 मामले तो ऐसे हैं जो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सोचिए, आज अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के बजाय इन 68,000 में से किसी मामले पर सुनवाई करता तो कितना अच्छा होता। शायद किसी आम आदमी को न्याय मिल जाता। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी अदालतें गलत हैं या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया है,
सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे देश में अदालतों का दुरुपयोग राजनीति के लिए हो रहा है और अदालतों में अब एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें कुछ खास लोग राजनीतिक मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर करते हैं और वो याचिकाएं तुरंत मंजूर भी हो जाती हैं। और हमारे देश में जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हों, बड़े बड़े नेता हों, जितने वीवीआईपीज हैं, उनके मामलों को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुन लिया जाता है। लेकिन आप अपनी किस्मत आजमा कर देख लीजिए, कल्पना कीजिए आज अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी मामले में जमानत के लिए या किसी दूसरे मुद्दे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाए, उस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करे, तो क्या ऐसे मामले में अदालत तत्काल सुनवाई करेगी? आज कोई छात्र का परिवार उसके इम्तिहान में हुई किसी गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और कहे कि माय लॉर्ड तुरंत मेरी सुनवाई कीजिए, तो क्या यह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन नए संसद भवन के मामले में दायर हुई याचिका पर ऐसा ही हुआ और इससे अदालत के समय की बर्बादी हुई, जो कि भारत की न्यायिक व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र राजनीति से जीवित नहीं रहता। लोकतंत्र तब जीवित रहता है जब उसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार का महत्व बरकरार रहता है। लेकिन आजकल हर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और फिर कोर्ट ही यह तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोर्ट ही तय करता है कौन सा फाइटर जेट लेना है, जासूसी हो रही है या नहीं, हमारे देश में ईवीएम सही है या नहीं, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाकर ठीक किया या गलत किया, हर मामला। और अब नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो फिर सरकार क्या करेगी? लोकतंत्र को अब चुनाव तक सीमित मान लिया गया है। हमारे देश में हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने मान लिया है कि लोकतंत्र का मतलब है 5 साल में एक बार होने वाला चुनाव। लोकतंत्र का मतलब है हमारे देश में एक नागरिक को 5 साल में एक बार वोट देने का मौका मिलता है, जिसे उसकी ताकत मान लिया जाता है। और फिर हर नेता और हर पार्टी उसका इस एक वोट पर नजर गड़ाए रहती है पूरे 5 साल। हर नेता और हर पार्टी की मंशा होती है कि जो आपकी जेब में आपका एक वोट पड़ा हुआ है 5 साल के लिए, उस पर उसकी नजर रहती है, कैसे वो आपकी जेब में से आपका वोट निकाल ले। और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, नई नई और दूसरी बातें करेंगे। ऐसा समझा जाता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो यही लोकतंत्र है। इस चुनाव से, ये चुनाव कैसे जीते जाते हैं? चुनाव जीते जाते हैं राजनीति से। ये राजनीति पुरानी चाणक्य वाली राजनीति नहीं है। ये राजनीति आज की राजनीति है, जिसे हम गंदी राजनीति कहते हैं, जो बंटवारे की राजनीति होती है, जो नफरत की राजनीति होती है, जो आपको अलग अलग जातियों में बांटती है, जो आपको अलग अलग धर्मों में बांटती है, जो और बहुत सारी चीजें करती है। असल में ये वोट की खरीद फरोख्त का एक सिलसिला है। आपके साथ आपके वोट को लेकर एक डील की जाती है। ये राजनीति संविधान के नाम पर होती है, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर होती है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होती है, गरीबी के नाम पर होती है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होती है। आपसे कहा जाता है कि आपकी गरीबी दूर कर दी जाएगी, लेकिन 75 वर्षों में आज तक नहीं हुई। और इसलिए विपक्ष ने सरकार का विरोध करना अपना कर्तव्य मान लिया है। इस लोकतंत्र में जो सारी चीजें सेट की गई हैं, उसमें एक ये भी है कि विपक्षी नेताओं का ये कर्तव्य है कि वो हर बात पर सरकार का विरोध करें, चाहे वो देश के लिए अच्छा हो या खराब हो, जिसकी वजह से किसी भी मुद्दे पर अब हमारे देश के नेता एक होते ही नहीं है। आप याद कीजिए, आखिरी बार आपने हमारे देश के नेताओं को एकजुट होते हुए किसी मुद्दे पर कब देखा था? आपको याद ही नहीं आएगा। हमारे देश के तमाम नेताओं को कोविड जैसी महामारी भी एकजुट नहीं कर पाई। हमारे देश ने युद्ध लड़े, युद्ध में भी हमारे देश के नेता एकजुट नहीं हुए। चीन के साथ युद्ध लड़ा, हम एकजुट नहीं हुए। पाकिस्तान के मामले पर एकजुट नहीं हुए। कश्मीर के मामले पर एकजुट नहीं हुए। संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ, एकजुट नहीं थे। 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, उस पर भी हम एकजुट नहीं हुए। किसी भी मुद्दे पर विपक्ष सरकार के साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। और हम तमाम विपक्ष की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में था, तब भी एकजुट नहीं हुए। अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, तब भी एकजुट नहीं हुए। लेकिन आप में से किसी को भी ये याद नहीं आएगा कि कब आखिरी बार आपने हमारे विपक्ष और सरकार को किसी भी मुद्दे पर एक साथ आते हुए देखा हो कि भाई ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम एक साथ खड़े हुए हैं देश के साथ। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जिसमें कल ही उन्होंने भारत आने के बाद ये कहा कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे तब वहां की सरकार और वहां का विपक्ष एक साथ बैठा हुआ था। और असली लोकतंत्र की आत्मा यह है जिसमें राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर सारी पार्टियां, चाहे सत्ता की हों चाहे विपक्ष की हों, एकजुट हो जाएं।
साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे, और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। नए संसद भवन पर यह राजनीति फिजूल खर्ची के मुद्दे से शुरू हुई थी। पहले कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, फिजूल खर्ची हो रही है। इसके बाद विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल महल बताने लगा। फिर यह कहते हुए राजनीति शुरू हुई कि नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर कैसे हो सकता है, और आखिर में अब राष्ट्रपति के अपमान को मुद्दा बनाया गया है। और अब यह पूरी लड़ाई उस राजदंड यानी सेंगोल पर शिफ्ट हो गई है, जो वर्ष 1947 में आजादी से एक दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, और अब यह राजदंड 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। अब कांग्रेस ने यह दावा किया है कि भारत सरकार इस राजदंड को लेकर झूठ बोल रही है, और यह बात पूरी तरह से गलत है कि यह राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। और इसे तब तमिलनाडु के विद्वानों और पुजारियों ने इस मकसद से इस राजदंड को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। लेकिन आज जो है लोग, अब कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करने लगी है। तो तस्वीर आप देखिए, पुरानी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। 1947 में क्या हुआ था। अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था, जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है, और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। Nehru ji asked him, Raja ji did his own research, spoke to people, and then advised Nehru ji that it is an ancient Indic civilizational tradition that when power is transferred, they use this sacred scepter or sengol, and it is given by the high priest of the state to the new king. And this could be followed when the transfer of power happens from Britain to India. This idea was very well received and welcomed, and they decided to do it. इसी मुद्दे पर 1947 में टाइम मैगजीन ने विस्तार से एक लेख छापा था, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। और टाइम मैगजीन ने उस समय क्या लिखा था, यह अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जा रहा था। वो लेख आज मैं लेकर आया हूं अपने पास, और इसमें लिखा है, वन सन्यासी कैरीड अ सेप्टर ऑफ गोल्ड 5 feet long, 2 inches thick. He sprinkled Nehru with holy water from Tanjore and drew a streak in sacred ash across Nehru's forehead. Then he wrapped Nehru in the Pithambaram and handed him the golden scepter.
ये टाइम मैगजीन का लेख है 1947 का, और उस घटना का विस्तार से इसमें जिक्र है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को तमिलनाडु के विद्वानों, पंडितों और पुजारियों ने ये राजदंड सौंपा था। और इसमें लिखा है कि यह राजदंड उस समय सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। ये सब कुछ इसमें लिखा है। यहां तक कि इसमें यह भी लिखा है कि ही ऑल्सो गेव नेहरू सम कुक्ड राइस which had been offered that very morning to the dancing god Nataraj in South India and then flown by plane to Delhi। यानी जो चावल पकाया गया था और उसी सुबह भगवान नटराज को वो चावल पेश किया गया था, और उसके बाद उसी चावल को हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया, और वो चावल जो पका हुआ चावल है वो नेहरू को, पंडित नेहरू को दिया गया। ये पूरा विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, जहां पश्चिमी देशों का जो मीडिया है वो अब इसे विवादित संसद भवन कहना शुरू कर चुका है। सोचिए, ये ऐसा समय आ गया, पूरी दुनिया तो हमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानती है, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया हमारे ही देश के इस नए संसद भवन को विवादित संसद भवन कहकर लिख रही है। यह आजाद भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने अमृत काल में भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता संसद भवन के मामले पर भी एक मत होने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा भी आपसे यही सवाल है कि आपने आखिरी बार हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष को एकजुट होते हुए कब देखा था? मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, तो जो हम पूछते कहाँ गए वो लोग? अब अटल जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, बड़े बड़े नेता नहीं है, अब बचे हैं अडवाणी जी। तो क्या उनको बुलाया है? नहीं, जैसे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। विपक्षी दलों का दिवालियापन है, दोगलापन है, पाखंड है कि वो पार्लियामेंट के नए बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का विरोध कर रहे हैं। पहले तो 3 कमेटियों ने रिपोर्ट दी थी कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने की सख्त जरूरत है, उन्होंने किया नहीं। अब मोदी जी ने किया, सबको बुलाया। अब वो कह रहे हैं कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं अपनी जो कहा जाए कि वाहवाही लेने के लिए उसका शिलान्यास भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं और राष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल सरासर राष्ट्रपति का अपमान है। कल हमने आपको बताया था कि जो मौजूदा संसद भवन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है, उसके उद्घाटन में जाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री बने, और आज राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और वो नए संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। तो कल हमारा जो पॉइंट था आपके सामने वो ये था कि मोतीलाल नेहरू तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद में भी उद्घाटन समारोह में खुशी खुशी हिस्सा लेने के लिए चले गए थे, और आज राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भारत की अपनी संसद भवन में भी नहीं जाना चाहते, वो उसका भी बहिष्कार करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मौजूदा संसद भवन में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए बम फेंकने वाले असली क्रांतिकारियों का क्या हुआ? आज जिस संसद भवन को आप जानते हैं उसी के इतिहास के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मोतीलाल नेहरू तो इसके उद्घाटन समारोह में गए थे शामिल होने के लिए, और उस जश्न में वो शामिल हुए थे, लेकिन उसके कुछ ही वर्षों के बाद शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसी संसद भवन में बम फेंका था, और भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी की सजा हो गई थी, और उनके जो साथी थे बटुकेश्वर दत्त की यह स्थिति कर दी गई कि जिस
आजाद भारत का वो सपना देखते थे, उसी आजाद भारत में उन्हें एक मजदूर बनाकर रख दिया गया और उन्हें एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी में मजदूरी करनी पड़ी। आज वर्ष 1964 और 65 की कुछ तस्वीरें हमने आपके लिए निकाली हैं, जब बटुकेश्वर दत्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और इस दौरान शहीद आजम भगत सिंह की मां विद्यावती देवी उनसे मिलने के लिए अस्पताल आई थी। उसी समय की इन तस्वीरों को आप देखिए। बिस्तर पर बटुकेश्वर दत्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और उनके साथ हैं शहीद आजम भगत सिंह की मां, जो उनका हालचाल लेने के लिए उनके आखिरी समय में भी उनके साथ थी। उस समय शहीद भगत सिंह की मां ने बटुकेश्वर दत्त से कहा था कि एक बेटे को तो उन्होंने आजादी से पहले ही खो दिया और एक बेटे को उन्हें तब देखने के लिए आना पड़ रहा है जब वो इतना बीमार है और इतनी बुरी स्थिति में है। और ये कहते हुए तब भगत सिंह की मां आंसुओं से रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और इसके बाद बटुकेश्वर दत्त ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में, आप जानते हैं भगत सिंह की मां से क्या मांगा? बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह की मां से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मेरा अंतिम संस्कार पंजाब के उसी हुसैनी वाला गांव में किया जाए जहां उनके क्रांतिकारी साथी शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि है। सोचिए बटुकेश्वर दत्त किस मिट्टी के बने थे और वो कितने महान थे। लेकिन आजाद भारत में कई वर्षों तक उनके साथ ऐसा अन्याय हुआ जिसकी शायद आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। आज उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इसीलिए उनकी कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इनके बारे में भी सोचिए। ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने अंतिम दिनों में बटुकेश्वर दत्त ने कहा था कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस दिल्ली में मैंने ये बम फेंका वहां एक अपाहिज की तरह मैं एक स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। ये बात उन्होंने तब कही जब वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और ये बात सही है कि इस अस्पताल में उनका इलाज तत्कालीन भारत सरकार द्वारा ही कराया गया था, ये बात सही है। लेकिन आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक उनके साथ वो अन्याय हुआ जो खुद भी किसी सजा से कम नहीं था। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में स्थित उस गांव की हैं जहां बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था और उनका घर आज किसी खंडर में तब्दील हो चुका है। आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, ये बटुकेश्वर दत्त का गांव है। अब मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। एक तस्वीर प्रयागराज में स्थित उस आनंद भवन संग्रहालय की है जिसका निर्माण वर्ष 1930 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कराया था और वो 1927 में अंग्रेजों के बनाए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल भी हुए थे। और दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल में खंडर हो चुके उस घर की है जिसमें बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ था। तो ये जो अंतर है, ये अंतर दो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच का आज आपको पता होना चाहिए। बटुकेश्वर दत्त जब सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को वर्तमान संसद भवन में अपने क्रांतिकारी साथी भगत सिंह के साथ बम फेंका था। इस घटना के दौरान तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित मोतीलाल नेहरू भी बैठे हुए थे। लेकिन उस समय इन दोनों का किसी ने साथ नहीं दिया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम धमाका करने के बाद खुद को अंग्रेजों के हवाले सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जब वर्ष 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई और बटुकेश्वर दत्त को अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। काला पानी की इस भयानक सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो इन सारे जुल्मों को भारत की आजादी के लिए सहते रहे, इस सपने के साथ कि एक दिन भारत आजाद होगा। और इसी बीच उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त आजादी के प्रति इतने दीवाने थे कि उन्होंने वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया और इस दौरान वो गिरफ्तार भी हुए। बटुकेश्वर दत्त जिस भारत की आजादी के लिए इन यातनाओं से गुजर रहे थे, वो आजादी जब इस देश को मिली तब बटुकेश्वर दत्त को कुछ नहीं मिला। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त गुमनामी का और गरीबी का जीवन जीने लगे
और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जब एक सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उन्होंने आवेदन दिया तो इसके लिए भी उनसे ये प्रमाण पत्र मांगा गया कि ये साबित कीजिए कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये घटना बटुकेश्वर दत्त, ऐसा कहा जाता है, कभी भूल नहीं पाए। और फिर वर्ष 1962 के बाद जब कुछ सरकारों ने उनके लिए कुछ करने के बारे में सोचा भी, तब तक वो बहुत बीमार हो चुके थे और इसके बाद वर्ष 1965 में उनका निधन हो गया और फिर इस देश के लोग उन्हें हमेशा के लिए भूल गए। इसीलिए उनकी कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको ये पता हो कि मौजूदा संसद भवन के उद्घाटन में जाने वालों को इस देश में पद और सुविधाएं सब कुछ हासिल हुआ, जबकि बटुकेश्वर दत्त जैसे असली क्रांतिकारियों की कहानी आजादी के बाद भी बहुत दर्दनाक रही। और चलते चलते आपको पटना में बटुकेश्वर दत्त की बेटी रहती हैं। आज हम उनके घर पर भी गए, हालांकि हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन यहां उनकी बेटी आज भी रहती हैं। बटुकेश्वर दत्त का परिवार रहता है और आप खुद देख लीजिए कैसी स्थिति में ये परिवार आज भी रहता है। तो एक हैं स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे हैं सुविधा भोगी सेनानी। रास्ते पर अगर लाखों कंकड़ हों तो भी अच्छे जूते पहनकर आप उन पर चल सकते हैं, लेकिन अगर जूते के अंदर ही एक छोटा सा भी कंकड़ हो तो अच्छी से अच्छी सड़क पर भी अच्छे से अच्छा जूता पहनकर भी चलना मुश्किल है। यानी इंसान बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है, अपने लोगों की कमजोरियों से हारता है।